क्या किसी भी देश का संविधान बस एक किताब है या फिर कुछ ऐसा जिसे बदला जा सकता है? आज हम भारतीय संविधान के दिल में चल रही इसी खींचतान को समझने वाले हैं, जहां अधिकारों और सिद्धांतों के बीच हमेशा एक टकराव बना रहता है। अच्छा, ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या संसद के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो संविधान को किसी भी हद तक बदल दे, या फिर कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिन्हें कभी भी छुआ नहीं जा सकता? देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें दो मुख्य किरदारों से मिलना होगा। ये भारतीय संविधान के दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं। एक जो हर एक नागरिक की रक्षा करता है और दूसरा जो पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचता है। तो पहले हैं मौलिक अधिकार। इन्हें एक तरह से हर नागरिक की अपनी निजी ढाल समझिए। मतलब, अगर सरकार किसी की बोलने की आज़ादी छीनने की कोशिश करे तो वो इंसान सीधे अदालत जा सकता है और कह सकता है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, और अदालत को उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। और दूसरे हैं नीति निदेशक तत्व। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह हैं, जो उन्हें रास्ता दिखाते हैं कि एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, जैसे सबके लिए बराबर काम का बराबर वेतन। लेकिन हाँ, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कोई उन्हें अदालत में नहीं ले जा सकता। ये सिर्फ सलाह है, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। तो असली खींचतान यहीं से शुरू होती है। एक तरफ है व्यक्तिगत अधिकार, जिन पर कानून का पहरा है, और दूसरी तरफ है सामाजिक लक्ष्य, जो सिर्फ दिशा निर्देश हैं। तो फिर क्या होता है जब ये दोनों आपस में टकराते हैं? बस यहीं से हमारी कहानी दिलचस्प हो जाती है। और ये टकराव बहुत ही जल्द हो गया। आज़ादी के बस कुछ ही साल बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आ खड़ा हुआ कि जब एक व्यक्ति का अधिकार पूरे समाज की भलाई के रास्ते में आ जाए तो कौन जीतेगा? साल था 1951। भारत एक नया राष्ट्र था और जमींदारी खत्म करने जैसे बड़े सामाजिक सुधारों को लागू करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये सुधार सीधे सीधे संपत्ति के मौलिक अधिकार से टकरा रहे थे और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। उस वक्त अदालत का फैसला एकदम साफ था। उन्होंने कहा, मौलिक अधिकार सबसे ऊपर हैं। मतलब, सरकार सामाजिक न्याय के नाम पर भी किसी के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। इस फैसले ने सरकार के लिए सुधारों को लागू करना बहुत ही मुश्किल बना दिया। और बस इसी फैसले ने संसद और न्यायपालिका के बीच एक लंबी लड़ाई छेड़ दी। संसद का कहना था, हमें लोगों ने सामाजिक बदलाव लाने के लिए चुना है, तो न्यायपालिका कहती, हमारा काम संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। ये खींचतान दशकों तक चली। जरा देखिए कि ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ी। 1951 में अधिकारों को सबसे ऊपर माना गया। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने कह दिया कि संसद तो मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। ऐसा लगा जैसे संसद के हाथ ही बांध दिए गए हों। लेकिन फिर 1973 में सब कुछ बदलने वाला था। और फिर आया केशवानंद भारती केस। शायद ये भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला है। इस एक केस ने एक ऐसी सोच को जन्म दिया जिसने संसद की शक्तियों पर हमेशा के लिए एक सीमा तय कर दी। अदालत ने मूल संरचना सिद्धांत को सामने रखा। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई अपने घर में बदलाव कर सकता है, दीवारें रंगवा सकता है, नया फर्नीचर ला सकता है, लेकिन वो घर की नींव को नहीं तोड़ सकता। ठीक वैसे ही अदालत ने कहा कि संविधान की भी एक बुनियादी नींव है जिसे संसद नष्ट नहीं कर सकती। तो दशकों की इस खींचतान के बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में अदालत एक अंतिम नतीजे पर पहुंची। अधिकार और सिद्धांत दुश्मन नहीं हैं, वो तो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए दोनों के बीच संतुलन सब कुछ। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि संविधान की आत्मा को नहीं बदला जा सकता, तो सवाल ये उठता है कि फिर इसे बदला कैसे जाता है? आखिर संसद के पास संशोधन की शक्ति तो है ही। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। देखिए, संविधान को बदलना कोई आम कानून बनाने जैसा नहीं है। इसके लिए खास तरह के समर्थन की जरूरत होती है। कुछ छोटे मोटे बदलावों के लिए साधारण बहुमत चल जाता है। मतलब, जितने लोग मौजूद हैं उनमें से आधे से ज्यादा की हाँ। लेकिन मौलिक अधिकारों जैसे बड़े बदलावों के लिए विशेष बहुमत चाहिए, जिसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ 3 रास्ते हैं: साधारण बदलाव, मुश्किल बदलाव और फिर सबसे मुश्किल बदलाव।
ये तीसरा रास्ता तब इस्तेमाल होता है जब केंद्र सरकार कोई ऐसा बदलाव करना चाहती है जो राज्यों की शक्तियों पर भी असर डाले। इसके लिए न सिर्फ संसद में विशेष बहुमत चाहिए, बल्कि भारत के आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए। ये इसलिए है ताकि केंद्र अपनी मनमानी ना कर सके। ये पूरी प्रक्रिया एक लंबी और सोची समझी यात्रा है। एक विचार पहले बिल बनता है, फिर उसे संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पास करवाना पड़ता है। फिर अगर जरूरत हो तो उसे राज्यों की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और सबसे आखिर में राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ही वो संविधान का हिस्सा बन पाता है। ये प्रक्रिया जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को रोकने के लिए ही बनाई गई है। और सच पूछिए तो यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है, बिल्कुल एक पुराने विशाल पेड़ की तरह, जिसकी जड़ें यानी मूल संरचना बहुत गहरी और मजबूत है, लेकिन जिसकी टहनियां और पत्ते समय के साथ बदल सकते हैं और नए हालात के हिसाब से ढल सकते हैं। तो ये आत्मा या मूल संरचना आखिर है क्या? इसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की आज़ादी जैसी चीजें शामिल हैं। ये वो स्तंभ हैं जिन पर भारत का पूरा विचार टिका है, और कोई भी सरकार, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा बहुमत क्यों ना हो, इन्हें हिला नहीं सकती। आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इसी एक विचार में है। संतुलन ही संविधान की आत्मा है, ना तो किसी एक व्यक्ति की पूरी आज़ादी और ना ही राज्य का पूरा नियंत्रण, बल्कि दोनों के बीच एक लगातार चलने वाला नाजुक और जरूरी संतुलन। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज नई टेक्नोलॉजी, सामाजिक बदलाव और राजनीतिक दबावों के रूप में नई नई चुनौतियां हमारे सामने हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया संवैधानिक संतुलन भविष्य की इन परीक्षाओं पर खरा उतर पाएगा? इसका जवाब ही भारत के आने वाले कल को तय करेगा।